वंदे मातरम। जय भारत, जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। राम राम सा। वंदे मातरम की गूंज से गगन हुयो प्रकाश। आहा। वंदे मातरम की गूंज से गगन हुयो प्रकाश। माँ भारती का चरना में हम सबरो विश्वास। वाह। माँ वंदे वंदे गाता हो और दिल में भारत माता हो और तिरंगे के सामने जो जो शीश झुकाता हो, आई है भारतीयता की पहचान, आई है भारतीय नागरिक की पहचान। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। तो आज आप सस्य श्यामलाम की बात करसिया, आप कृषि से जुड़ी बात करसिया। ई भारत ने आप सारा मिल अपना पसीना सु सींचा तो इन्हें सस्य श्यामलाम बना सका हाँ। और इन का सस्य श्यामलाम बनाबा का प्रयास के माज को सबसे आगीवान नाम है वह पुष्पेंद्र सिंह जी चौहान आज आपके साथ जुड़ा है। तो आप फिर आंसू जुड़ा। लेकिन आज वंदे मातरम की 150वीं जयंती है। इस मौका पर आप कुलगुरु हो, हजारों विद्यार्थी आपका अनुचर है, आपको अनुसरण करे, आपने फॉलो करे। तो बा विद्यार्थी ने आज का युवा पीढ़ी है बाने इस मौका पर कहीं कहना चाहो आप? धन्यवाद। मैं आज के मौके पे वंदे मातरम के सभी विद्यार्थी भाई बंधुओं को, बहनों को और बच्चों को यही आग्रह करूँगा कि ये माध्यम से आप में एकता भावना काफ़ी अच्छी सुदृढ़ हो और देश के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अच्छे प्रेरणादायक बनकर अच्छे काम करो और इस देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए आगे कैसे ले जा सकते हैं अपन, इसके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर से आज का ये वंदे मातरम है वो सार्थक होगा। वाह वाह। ये सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। देखा तो सुजलाम जटे बहुत मीठो पानी है, अच्छो पानी है। सुजलाम सुफलाम जकी धरती बहुत अच्छा फल दे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम जटे मलय पर्वत, मलय जो जंगल है भी की तरफ से बड़ी सुगंधित हवा है, ठंडी हवा है। सस्य श्यामलाम कि धन धान्य से परिपूर्ण है भी धरती ने वंदन करा। यानी कि वंदे मातरम को मतलब है माँ तुझे सलाम, हे मेरी धरती, हे मेरा मादरे वतन, तने मैं प्रणाम करूँ। राष्ट्रीय गौरव को अपनो प्रतीक है और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की आप बात करा बीने साथ में लेकर चाले है और 150 सालों से जो एक उत्सव का रूप में आज चाल रहे हैं और आप 1 साल तक आप उत्सव भी मनावांगा। आजादी का आंदोलन के दौरान तो वो एक जिया आप आनंद मठ जो उपन्यास हो, आनंद मठ के मैंने इसका जीवनाथ और वह दोनों की प्रकार से देश के प्रति समर्पित और हर जिसकी संतान ने जोड़ता गया। संतान को मतलब है ही भारत माता का जता भी निवासी है वह संतान है। तो संतान नाम को एक संगठन बनायो और वह जगह पहली बार प्लासी का युद्ध के 20 साल बाद के मैंने पहलो एक संगठित विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ और वह करे इस धरती का साधु संत और साधु संत जकान करे। बाद में तो अंग्रेज मैंने जरूर बन बदनाम करे कि केवल साधु सन्यासियों को एक विद्रोह बता दियो, लेकिन वो पहलो एक संघर्ष हो जका के सत्यता पर आधारित तो आनंद मठ उपन्यास लिखे और भी कमायने ओ हो। अब आप सस्य श्यामलाम बनावे ये राजस्थान ने और सर राजस्थान आपनु रेगिस्तानी राज्य है और पानी भी कम है। तो आपने राजस्थान ने सस्य श्यामलाम बनावा इसके लिए आपको कहीं प्लान है, कहीं इरादा है? राजस्थान में जैसा आपने बताया कि भाई पानी की कमी है और ज़मीन की भी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिससे वजह से कृषि की काफ़ी कुछ उसमें दिक्कतें आ रही। लेकिन मेरा मानना है कि ये भी एक वरदान है, क्योंकि पानी जहाँ नहीं है वहाँ आदमियों में अच्छा पानी है और वो अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छा धन धान्य वो करते हैं। तो आज लेकिन ऐसी समस्याएं कम होती जा रही हैं क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं किसानों के प्रति, जो उनका अच्छा मतलब कि एक अप्रोच है, उस वजह से किसान को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहे हैं और किसान अच्छी खेती कर रहा है। कृषि शिक्षा से खास करके जो ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनका भी कृषि उद्योग के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान हो रहा है। इन सब को देखते हुए कृषि की भविष्य काफ़ी अच्छा है। राजस्थान के अंदर पानी की समस्या ज़रूर है, लेकिन वो पानी भी आप देखो तो खास करके जो तालावड़ियाँ थी पीछे, बावड़ियाँ थी, उनमें आज उनमें भी अच्छे अच्छे खेत तालावड़ी बनाकर और अच्छी जगह अच्छे पानी की वो तलाश करके और अच्छी खेती की जा रही है। इसके अलावा कई किस्में ऐसी भी यूनिवर्सिटियों ने डेवलप की हैं जो कम पानी के अंदर भी अच्छी उपज दे रही हैं और उनकी प्रोसेसिंग भी अच्छी हो रही है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये भी एक चैलेंज होगा हमारे लिए भी
कि भाई इसी परिस्थिति में कैसे आगे काम करें ताकि कृषि को और अच्छा विद्यार्थियों के समझ में आए और किसानों के लिए भी एक अच्छी आय का जरिया बने। बढ़िया बात बताइए कि चाहे धरती में पानी कम हुए लेकिन मिनखा में पानी है कि जड़ ऊंडा थड़ उजड़ा और नारी नवले बेस। जड़ ऊंडा थड़ उजड़ा नारी नवले बेस और पूरक पटाधर निपजे एहड़ो मुरधर देश। तो इन आपस से श्यामलाम बना से आपके बहुत बढ़िया बात बताई। इजराइल जी को एक रेगिस्तानी जो देश है वो आज हो रही है और आज अपने राजस्थान में जयपुर के आसपास कई गांव यहाँ का है जिसका नाम मिनी इजराइल कह रही है, पोली हाउस का माध्यम से कृषि करी है। बिल्कुल आज को युवा है ने वो यह रातों रात करोड़पति बन चाहे और कृषि मांगे है मेहनत। तो कहीं आप एक शब्द बोले कृषि उद्योग, आपने 4 ही धंधा बताया कि उत्तम खेती, मध्यम बान, धिक चाकरी, भीख निदान, एक अलावा कोई धंधा नहीं है जो हम सर्वश्रेष्ठ बताए हुए हैं कृषि ने। तो आ कृषि है और उद्योग की कर बने आप आदमी घर बैठे हो एक उद्योगपति की सी फीलिंग ले। आज किसान तो यहाँ सोचा कि मैं तो एक मजदूर की जिया हूँ, वो उद्योगपति की सी फीलिंग कदा से भी किसान ने। विद्यार्थियों को मैं ये सलाह देता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ये बात बताता हूँ कि विद्यार्थी जो नौकरियों के पीछे जो भाग रहे हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी नौकरियों के पीछे चपरासियों की लंबी लाइन लगा रखी है। कईयों ने तो मतलब कि जो भी आसपास देखते हैं उसी हिसाब से बेचारे विद्यार्थियों का है वो मन बन जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर विद्यार्थी थोड़ा बहुत भी अपने सोच के कि भाई ये छोटा सा उद्योग कर सकते हैं जिसमें सरकार मदद कर रही है उद्योग बनाने में, और उसके पीछे वो मेहनत करें तो ये इससे बाहर निकल सकते हैं और एक अच्छा काम कर सकते हैं। उनकी अच्छी अपनी आय भी कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं, गांव का नाम कर सकते हैं, राज्य का नाम कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा इसके लिए। मेरा एक विद्यार्थी था और वो एमटेक कर रहा था मेरे अंडर में। उसने कहा कि साहब मेरे को तो एमटेक नहीं करना। मैंने क्यों भाई? तो मैंने कहा अच्छी, तब ये 89 की बात है। अब उस टाइम मैंने कहा कि भाई तू एमटेक कर लेगा, अच्छा तेरे को जॉब मिल जाएगा। बोला नहीं मेरे को तो उद्योग करना है। मैंने तब मैं भी एक यंग था। मैंने कहा कि क्या उद्योग करेगा तू? तो बोले मैं सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डालना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है चलो तू उद्योग कर। मैंने उसको 30,000 रुपये की लोन के लिए मैंने हस्ताक्षर करवाए उसके। उसने उद्योग डाला। आज वो कम से कम 1000 करोड़ टर्नओवर की वो उद्योग कर रहा है। वो इस तरह की जो सोच है विद्यार्थियों में होनी चाहिए और वो विद्यार्थी ही इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में खूब मदद करेंगे। वाह, प्रधानमंत्री जी भाई क्या कहते हैं, रोजगार की लाइन में लागो मत, इन का काम करो कि जिसको लोगों के लिए रोजगार का अवसर पैदा करो। और वाकई में जी आप बताया वो एक विद्यार्थी 30,000 का लोन सू एक कार्य शुरू करो और आज भी को हजारों करोड़ों कमाने भी को टर्नओवर है। वाकई में पूजा जी कृषि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की तो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जी अंकित है बोल रहा हूँ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। बिया ही अपना जो युवा है वो ज्यादातर मुख्य करें, कोई आरएएस बनना चाहे, आईएएस बनना चाहे, आईपीएस करा या आपा बड़ा बड़ा बिजनेस करा, लेकिन कृषि में कोई भी टाबर घुसनो नहीं चाहे। तो बिना किया आपा उत्साहित करा या उनको मनोबल बढ़ावा कि कृषि भी आपनो एक बड़ो व्यवसाय बन सके है और व्यवसाय को सृजन कर सके है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आईएएस आईपीएस हैं जो भी यूपीएससी की जो भी ये सेवाएं हैं यूपीएससी के थ्रू, वो बच्चों ने अट्रैक्शन है उनके प्रति। और इस अट्रैक्शन के और पावर का अट्रैक्शन है उसके, इसलिए वो इसमें ज़्यादा लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो उद्योग हैं, कृषि है, उससे एक सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ, उसकी जो एक टिकाऊ काम की आदत अगर बनती है तो खूब आगे ले जाती है उसको। कृषि में खूब सारी वो प्रबल उसकी वो हैं कि इसमें जो अगर वो लड़का अगर कोई काम करना चाहे तो खूब सारी उसमें उनकी विकास के लिए उसके लिए बहुत सारी अच्छी संभावना है। मैं लड़कों को यही कहूँगा कि प्रोसेसिंग ले लो, चाहे जल के लिए ले लो, चाहे फार्म मशीनरीज का ले लो, ड्रोन टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे आप खेती की अच्छी किस्में की बाबत ले लो, चाहे कृषि का
ट्रांसपोर्टेशन ले लो, ये सभी चीज़ें हैं, काफ़ी उद्योग हैं जिसमें आजकल वो उसमें काफ़ी बच्चे जो कंप्यूटर साइंस पढ़े पढ़े बच्चे जो हैं वो कृषि उद्योग लगा रहे हैं। आप मानोगे पॉली हाउस, जो मैंने 3-4 लोगों को पूछा भाई आपने क्या पढ़ाई की है, बोले साहब मैंने अमेरिका से कंप्यूटर साइंस पास किया, और उसके बाद उन्होंने पॉली हाउस लगाए। तो कृषि जो पढ़ रहे हैं बच्चे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप कृषि की पढ़ाई में ज़रूर से आप आइए, लेकिन साथ साथ में कृषि को दिमाग में रखिए, इसमें आगे बहुत अच्छी संभावना है और काफ़ी कृषि उद्योग में भी संभावना है, कृषि में भी संभावना है। किसानों को आप मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा, आपका भी अच्छा एक जो कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल में भी काम कर रहे हैं, कई बच्चे जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग में काम कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे लेके और आदिवासी विस्तारों में जाके वहाँ छोटे छोटे अपने खेत रख के और उनको अच्छा मार्गदर्शन देते हुए एक अच्छी उपज का काम कर रहे हैं। क्योंकि वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तो वहाँ की जो उपज है वो किसी को पता नहीं है कि वहाँ पर क्या, और उसको वो लोग अच्छे उसमें लेकर और वो जनता के सामने ला रहे हैं। आज चाहे काले जामुन हो, चाहे कोई और दूसरे वहाँ के फ्रूट हो, बेल हो, उनका जूस हो, ये सब चीज़ें जो बन रही हैं उससे वहाँ के लोगों को की भी आय बढ़ रही है। इसके साथ साथ आज के ज़माने में नेचुरल फार्मिंग ले लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग ले लो, उससे जो उपज आ रही है उसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो इस वजह से विद्यार्थियों को चाहिए कि वो कुछ नया सोचें, नया काम करें और उससे वो आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन एक यही कहूँगा कि अपना फोकस करें कि मुझे ये काम करना है और मैं इसके प्रति समर्पण भावना से काम करूँगा, तो ही वो अच्छा काम कर पाएंगे और इसी वजह से उनकी अच्छी प्रगति होगी। लक्ष्य तय करके अगर आप आगे बढ़ा तो आपनो काम सफल भी हो सके। भाई एकलव्य वाली सी बात है जी, पहली आपने नजर के मायने कोई चीज बतो मिट्टी की मूर्ति बना भी आप बहुत बड़ा धनुर्धर बन सका, पर लक्ष्य पहले अटल लेना पड़े। बहुत अच्छी बात बताई चौहान साहब। आपने देखा तो आज की जो सरकार है किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत बढ़िया बढ़िया माँ की योजना में है। विद्युत की कमी है तो सौर ऊर्जा जी इनका बहुत बढ़िया कनेक्शन का माध्यम लिया या बहुत अच्छा रियायती दर पर बने बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, खाद। लेकिन आप अगर आज़ादी से पहले को परिदृश्य से देखा तो बे टाइम का जोबनेर का राजा नरेंद्र सिंह जी एक इन की दूरदृष्टि वाला हा कि भाई कृषि का बारे में मैं सोचा, शायद राजस्थान का पहला शासक है जब आपका किसाना का बारे में सोचा और आपकी बड़ी जमीन शिक्षा के लिए दान में देती। जटे आज आपकी यूनिवर्सिटी आप भी में कुलगुरु हो। आप गुजरात रिया, जूनागढ़ में मोदी जी भी आपके प्रभावित हुए, आपसे पता है आपकी खासा तारीफ भी करी, और अब आप मगर राजस्थान को सौभाग्य है हो कि राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पधारे हो। गुजरात में लोग जगह उद्योग धंधा की तरफ ज्यादा भागे, अपना राजस्थान का लोग नौकरी की तरफ ज्यादा भाग रही है। अब मैं दोनों बात आप एक साथ जोड़ बचाऊँ। एक तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है जगह का मान एक आज़ादी से पहले एक शासक अति बड़ी सोच के साथ यूनिवर्सिटी स्थापित करी, एक इतिहास कहीं है, और आज राजस्थान और गुजरात दोनों के मायने आप कहीं महसूस कर रहे हो। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है। राजस्थान में खास करके सबसे पहला वहाँ पर कॉलेज खुला। सबसे पहले इसका इतिहास के बारे में बात करूँ तो 1893 में श्री करण जी जो थे, इन्होंने एक एंग्लो वैदिक स्कूल खोला वहाँ पर। दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से वहाँ एक स्कूल खोला और उसको ध्यान में रखते हुए 1947 में ये एक कृषि कॉलेज खोला गया रावल श्री नरेंद्र सिंह द्वारा। तो ये राजस्थान को कृषि विश्वविद्यालय कृषि कॉलेज की पहली देन थी। बिल्कुल। और इसकी बिल्डिंग देखो तो बहुत भव्य बिल्डिंग है, धरोहर है, यूँ कह सकते हैं अपन, राजस्थान की धरोहर है। और डिपार्टमेंट बनाए कई, उस टाइम कितनी ज़मीन उन्होंने दान दी है ना, एकड़ ज़मीन 3,500 एकड़ जितनी ज़मीन दान दी कि उस टाइम। तो आप देखो उनका कृषि शिक्षा के प्रति समर्पण भावना देखो। उस गौरव को और भी आगे कैसे अपन ले जाएं, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसी डायरेक्शन में, इसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ कि उस यूनिवर्सिटी को और भी गौरव दिलाएं और उनका नाम रोशन करें। 1951 में पहली बैच निकली यहाँ से कृषि स्नातक की, और वो उसके बाद में 1955 में जब
सरकार ने इसको टेक ओवर किया तो 1960 में पीजी स्टार्ट की गई। आप देखो कि आजकल कई कॉलेजों में पीजी नहीं है, जबकि 1960 में कृषि में पीजी वो उस कॉलेज में स्टार्ट हुई थी। और इसी तरह से ये दुर्गापुरा वाला अपना फार्म है, 1960 में यहाँ लेबोरेटरी स्थापित की गई। और वो आज देखो कि बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बन गया है। कृषि के प्रति वहाँ पर कई किसान आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। कृषि वहाँ पर भी जोबनेर में भी कई छात्र जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर आधुनिक प्रयोगशालाएँ हैं। और ये सब जो सोच है वो उस टाइम के शासकों की थी, और उन्होंने इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को बनाने में जो योगदान दिया है उसको मेरा नमन है। और इसी प्रकार से अगर हम भी उसी डेडिकेशन से कृषि शिक्षा के प्रति काम करेंगे तो मुझे कोई इसमें शंका नहीं है कि इसको हम एक अच्छी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। वाह, जोबनेर की पहचान है, एक तो ज्वाला माता सू, एक है बिटांगा का शासक व्याकरण सिंह जी खंगारोत बाका नाम सू, और एक पहचान है, बड़ी पहचान है जिसकी आज पूरा इंडिया में पहचान है, वह है कृषि यूनिवर्सिटी। और राजस्थान में एग्रीकल्चर का जितना भी बड़ा अफसर है वो सर्वाधिक भी यूनिवर्सिटी से निकलेड़ा है। तो जोब को मतलब एक सरकारी नौकरी भी करे तो जोब दे वो है। तो आज सरकारी दिशा के मायने या सरकारी जगह नौकरियां हैं, सरकारी बड़ा बड़ा पद है भी, पर जोबनेर का स्टूडेंट ज्यादातर है कृषि में। तो जॉब की दिशा के मायने यूनिवर्सिटी कितनी भूमिका है? जॉब की दिशा में यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। विद्यार्थियों को अलग अलग जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं जॉब के लिए, उसके प्रति जागरूक करती है, स्किल डेवलपमेंट करती है उनका। और जहाँ भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ परीक्षा के सेंटर्स भी उनकी मॉक टेस्ट वगैरह भी कराती है। SRF JRF ये हमारा मेन कार्य क्षेत्र है, तो उसमें भी वो कराते हैं। नेट क्लियर करना है चाहे, उसमें भी हम लोग योगदान करते हैं। इस तरह से अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराना विद्यार्थियों को, एग्ज़ाम्स दिलवाना विद्यार्थियों को। और जॉब के लिए जो डायरेक्ट है उनकी जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर है उसके थ्रू उनको कैंपस इंटरव्यू वगैरह के भी कार्यवाही करते हैं। जी हाँ, कि आजकल जो अपना युवा विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि सफलता अपने फटाफट से मिल जाए, सफलता और संतुलन दोनों बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन दोनों जल्दी से मिले नहीं है। तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र आप देना चाहो कि अपना युवा में एक विश्वास जगे कि मैं सफल भी हो जाऊंगा और जीवन में जो संतुलन है वो भी बनाए रख सकूंगा? फटाफट तो कोई चीज़ मिलती नहीं है मेरे हिसाब से। मिल जाए तो वो क्या कहते हैं कि वो टिकती नहीं है, टिकती नहीं है वो सफलता, टिकती भी नहीं है। तो मैं यही कहूँ विद्यार्थी सभी अपने हमारे शिष्य बच्चों को कि आप लोग मेहनत करो, ईश्वर सफलता जरूर देगा। हार्ड वर्क का कोई जो पर्याय नहीं है। आप लोगों के जीवन में एक ही मंत्र ध्यान में रखो कि कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी रहूंगा, किसी भी परिस्थिति में रहूंगा, मुझे हार्ड वर्क करना है और जो काम मैं करूंगा वो निष्ठा से करूंगा। तो इसी मंत्र के साथ अगर वो करेंगे तो ज़रूर से वो सफल होंगे और जीवन में सफलता उनको उसकी मूल्य समझ में आएगा। वरना अगर ये जो शॉर्ट आप कह रहे हैं ना, तो उससे उनकी सफलता की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं यही चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों के जीवन में कि वो अपने पेरेंट्स यानी कि माँ बाप का एक ख्याल रखते हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको ध्यान में रखते हुए आप अपना कैरियर बनाइए और कैरियर अच्छा बनाइए, टिकाऊ बनाइए। और भविष्य में भी आपके बच्चे जो हैं वो आपका ये उदाहरण दें कि मेरे पिताजी ने ये काम किया था जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। भगवान भी किया है, कर्मण्य शुभाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, किया भी करे, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बड़ी समस्या इस टाइम का राजस्थान का विद्यार्थी में है कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आएगा और जेट की हालत नहीं, काउंसलिंग की को नहीं हुई, वो कहीं कारण है? उसमें तो मैं ज़्यादा प्रकाश अभी इसलिए नहीं डाल पाऊँगा यहाँ पर कि ये एक अभी एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ा हुआ है और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में, मैंने बात की थी जो वहाँ पर और सरकार में कि ये कुछ ही दिनों में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आशा है कि वो सेमेस्टर हम मेरे में इतना विश्वास है कि अगर वो आज शुरू होता है, कल शुरू होता है, तो हम भी उसको बराबर पढ़ाई करा के उसको रेगुलर उस
पे ले आएंगे। वर्कलोड तो ज़्यादा रही पर फिर है ना? जी जी। एक सवाल हमारा मन में आ रहा है कि अगर आपकी जो कला संस्कृति है, अगर आपने राजस्थान या भारत की बात करा तो बहुत ही समृद्ध संस्कृति आपा लेर चाला जो देश विदेश में भी बिको डंको गुजे है। तो अगर आपनी जो आधुनिक शिक्षा है बी में अपनी कला संस्कृति ने भी जोड़ दियो जाए तो अपना जो युवा है बी का व्यक्तित्व में एक बदलाव आ सके है? नहीं, उसमें ऐसा है, व्यक्तित्व है उसका और पर्सनालिटी, स्किल डेवलपमेंट, उसकी जो सॉफ्ट स्किल है खास करके, यानी कि क्या उसका व्यक्तित्व है, क्या वो कैसी उसकी बोल है, यानी कि वो सब चीज़ें अभ्यास से आती हैं। और टेक्निकल स्किल हो चाहे पर्सनालिटी वो हो चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो, तो अगर भाषा में वो सही है, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो राजस्थानी हो, उसको जो भी अच्छी भाषा पे वो बोल सकता है उसका कमांड होना चाहिए। तो वो भी हम उसकी भी ट्रेनिंग की भी ध्यान रखते हैं कि भाई ये आपको स्किल डेवलपमेंट में ये लेना चाहिए। इसके अलावा पर्सनालिटी की बात आती है तो पर्सनालिटी में जैसे एनसीसी हो गई है और अच्छे जो स्टेज पे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उनका पार्टिसिपेशन है, खेल में उनका पार्टिसिपेशन है, इनको बढ़ावा देना है तो उस वजह से उनकी पर्सनालिटी बनती है। इसके अलावा उनका टेक्निकल स्किल है तो टेक्निकल स्किल में पढ़ाई आ गई, इसके अलावा कई ट्रेनिंग आ गई, कई उस सेमिनार वर्कशॉप वगैरह इनमें उनको प्रोत्साहित किया जाए। ये सब सर्वांगी विकास विद्यार्थी का तभी होगा जब उसकी पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल तीनों को मिला के उनका विकास किया जाए तो अच्छी उसकी वो होगी। मतलब हर तरफ से गढ़े हो जावे तो एक सही व्यक्तित्व निकल कर आ सके। मतलब कोई एक ही चीज को नहीं भाई मैंने किताब में रटा दी, में संगीत भी है, की पर्सनालिटी भी है, सब क्यों है जी। आप जब जूनागढ़ यूनिवर्सिटी का मायने है बी टाइम का मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री है और भाई यूनिवर्सिटी में आपके पधारे मिलवा के लिए भी अनुभव न थोड़ा मैं जान बचाऊँ कहीं। मेरा जहाँ तक थोड़ा उनके प्रति मैं 2-3 बार मिला हूँ तो एक कृषि महोत्सव में मिले और एक बार वहाँ कॉलेज में वो पधारे थे मेरे, तो उनका जो रुझान है वो स्वच्छता के बारे में, हाँ, वो बहुत ही माइनर रूप से वो उसको स्वच्छता को वो अवलोकन करते हैं और उन्हीं से मैंने सीखा है कि स्वच्छता जो है वो सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी के कैंपस की हो, चाहे अपनी कचहरी की हो, चाहे वो हॉस्टल की हो, चाहे बच्चों की मेस की हो, चाहे वो गेस्ट हाउस की हो, चाहे कहीं पर भी कोई भी चीज़ जो है वो अपनी जगह पर व्यवस्थित हो, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उससे बच्चे अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई कर सकें। हॉस्टल में रहने का उनका, मैं तो कमरे तक देखने जाता हूँ, भाई तुमने चादर बदली है कि नहीं बदली है, हाँ। धोई है कि नहीं धोई है, कपड़े सुखाएं तो क्या से सुखाएं भाई। तो जब वो बच्चे हॉस्टल में आते हैं तो माँ बाप तो होते नहीं हैं, तो उनका ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। तो मैं तो स्वच्छता का एक दिन मैंने ये रखा है कि कम से कम साल में एक दिन सारी हॉस्टल का जो है उनके कमरों का है स्वच्छता दिन के हिसाब से उनको मैं देखता हूँ कि भाई वो कैसे करते हैं, इसको अपने आप से कैसे मैनेज करते हैं। तो वो भी एक प्रयास किए हैं मैंने अपने जूनागढ़ में जब मैं था तो, और वहाँ पे उनको अच्छे मतलब कि अच्छा से अच्छा रूम वाले को प्राइज़ भी दिया। तो एक मेरा प्रयास रहेगा यहाँ पर भी कि हॉस्टल में सबसे अच्छी स्वच्छता हो, मेस में अच्छी स्वच्छता हो, खाना अच्छा उनको मिलना चाहिए। बहुत बड़ा रिच खाना नहीं है लेकिन जो भी खाना मिल रहा है वो स्वच्छ खाना होना चाहिए, बर्तन अच्छे स्वच्छता से होने चाहिए। तो स्वच्छता का बहुत जीवन में महत्व है। स्वच्छता है तो वहीं पर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो आदमी का काम में मन है, मन है तो शरीर भी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं तो इस विद्यार्थियों को यही कहूँगा, जहाँ तक आप अच्छा स्वच्छ रख सकें, अपने परिसर को स्वच्छ रखें। IIT में मैं पढ़ा हूँ तो IIT खड़गपुर में मैं पढ़ा हूँ, IIT दिल्ली में पढ़ा हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी मेहनतू हैं लेकिन साथ साथ में हॉस्टल में गार्डनिंग कर रहे हैं, हॉस्टल में कमरों को सजा रहे हैं, अच्छा रख रहे हैं। पोस्टर कोई ऐसा लग रहा है कि अच्छा पोस्टर उसको प्रेरणा दे रहा है तो उस टाइप के पोस्टर भी लगाते हैं। कई राष्ट्र भावनाओं के साथ जुड़ते हुए कई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हॉस्टल लाइफ है, जो कहते हैं ना गोल्डन लाइफ है, तो इसीलिए गोल्डन लाइफ है हॉस्टल लाइफ। तो बच्चों को यही मेरी गुजारिश है, मेरी यही उनसे प्रार्थना है कि आप अपने हॉस्टल को बहुत अच्छा रखें,
साथ में मिलके अच्छा खाना खाएं और अच्छे स्वास्थ्य को और प्रति साथ ही ध्यान साथ दें। जो आज आप 150 साल मना रहे हैं वंदे भारत का, यानी वंदे मातरम जो आपनो गीत है, बी के साथ ही आपसे विदा लेना और चाहना कामना करा कि जीवानंद, भावानंद, कल्याणी, शांति और तरुणानंद जी का सारा भारतीय नागरिक बने। और अब अपना चावला इजाजत। राम राम सा, गणा आभार आपरो, नमस्कार।